मार्गदर्शित करेंगे। आज के इस बुद्धिजीवी सम्मेलन में हाजीपुर में मंच पर उपस्थित हमारी छोटी बहन और पूर्व में सांसद रही, पूर्व में इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रही ऐसी हमारी सुनीता दुग्गल जी, हमारे एमएलसी अनिल शर्मा जी, हमारे संयोजक मुकेश नंदन जी, मेरे साथ आए हमारे एमएलसी और मीडिया के प्रभारी मेरे दिल्ली में वरिष्ठ साथी संजय मयूख जी, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी और मेरे विद्यार्थी काल के साथी अवधेश सिंह जी, संजय चंद्रवंशी जी, हमारे एक्स मेयर पटना के हमारे अजय कुशवाहा जी जो बीजेपी के ज़िला अध्यक्ष हैं, सुभाष चंद्र सिंह जी जो जेडीयू के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, संजीव कुमार जी एलजेपी के अध्यक्ष, अरविंद पासवान जी हम पार्टी, हमारे सम्मानित मंच और यहाँ एकत्र आए सभी वरिष्ठ देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज बुद्धिजीवी सम्मेलन में इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए हैं और आप सब लोगों को साथ मिलने का मौका मिला है। जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा स्वागत किया है, सबसे पहले मैं तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि देर से आने के बावजूद, हालांकि देर मेरे कारण नहीं हुई है, लोग छठ के उत्सव में उत्साह में मार्केटिंग करने के लिए निकले हैं और सड़क पर इतना जाम लगा है जिस कारण से बिहार पुलिस ने मदद तो बहुत की, लेकिन फिर भी आते आते देर हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हम जब चर्चा करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं यह महसूस करता हूं कि आपके साथ चर्चा करने का मतलब है कि समाज के उस वर्ग के साथ चर्चा करना हो जो समाज का खुद में नेतृत्व करता है। आप कोई अकेले वोट के हकदार नहीं हैं, आप वोटों के मालिक हैं। आपके कहने पर हजारों लोग अपने वोट का उपयोग करते हैं और आपके बताए रास्ते पर चलते हैं। इसलिए आपके साथ चर्चा करने का मतलब ये बनता है कि मैं आपके माध्यम से हजारों वोटरों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आपके योगदान से और आपकी बात पर चलने वाले लोग ऐसे हजारों हैं, उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं जब यहाँ बिहार में आया हूँ तो मेरी जन्मभूमि तो है ही, इसलिए मुझे विशेष लगाव होना, गंगा के उस पार पटना में मेरा जन्म हुआ 1960 में पीएमसीएच में, और मेरे 20 साल यहाँ गुजरे, इसलिए लालन पालन बचपन मेरा यहाँ गुजरा। पर ये बहुत ही पवित्र भूमि, पुण्य भूमि, और चाहे फिर हम कहें महावीर, भगवान महावीर की भूमि, भगवान बुद्ध की भूमि, हमारे आर्यभट्ट की भूमि, चाणक्य की भूमि, हर दृष्टि से देखा जाए, नालंदा, वैशाली, ये विश्व के विश्वविद्यालयों के लिए जाने जाने वाले विश्व के केंद्र बने, ऐसी पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं ऐसी धरती को नमन करता हूँ और अपनी बात करता हूँ। इस भूमि का प्राचीन काल में जो मैंने नाम उद्धृत किए भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर से लेकर
चाणक्य से लेकर अगर हम देखें तो आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी इस भूमि ने बहुत बड़ी अपनी भूमिका अदा की है। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह भी इसी भूमि से, इसी पवित्र भूमि से प्रारंभ हुआ। और आज़ादी के बाद अगर जयप्रकाश नारायण के आंदोलन, जिसके साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे भी मिला, तो वह भी आज़ाद भारत में सबसे बड़ा जनतांत्रिक आंदोलन हुआ था, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, वह भी बिहार की धरती पर। इसलिए यह एक ऐसी भूमि है जिसने देश को दिशा दी है। देश के राजनीतिक चेतना में, सामाजिक चेतना में एक अपना योगदान किया, और वह राजनीतिक सामाजिक चेतना में इसने अपना नेतृत्व की भूमिका अदा की। ऐसी भूमि पर जब मैं आता हूँ तो मैं गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ, और फिर इस बात से और भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस पवित्र भूमि की, मेरी भी जन्मस्थली है, इससे मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बाबू जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, इन सब की एक कर्म भूमि रही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष बने, जो प्रथम राष्ट्रपति बने, जिन्होंने देश को दिशा दी, आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान किया, ये इस तरीके से सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक परिवर्तन की भूमि यह बिहार है, जिसको हमको समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लिच्छवी साम्राज्य का गणतंत्र की, जनतंत्र की जन्मभूमि और जननी भी यही बिहार है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए जब मैं बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत कर रहा हूँ तो हमारे को ये ध्यान में आना चाहिए कि हम अपने आप में, बिहार लीड्स द नेशन, देश को इसने दिशा दी है। और जब जब क्रांति हुई, जब जब आंदोलन हुआ, जब जब सामाजिक चेतना की बात आई, तो उसमें सबसे आगे रहा तो ये बिहार रहा। पर दुर्भाग्य की बात है, और मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ, कि मैंने जहाँ शिक्षा ली, जिसको कभी ऑक्सफोर्ड ऑफ बिहार कहा जाता था, पटना कॉलेज, जिसमें कम से कम 20 प्रोफेसर इंडो अमेरिकन पब्लिकेशन में हु इज हु, कौन कौन प्रमुख व्यक्ति है, उसमें कम से कम 20 प्रोफेसरों का नाम पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों का होता था। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा कालखंड आया 15 साल का लालू यादव जी का, जिसने इस बिहार को बहुत ही नीचे पहुंचा दिया, जंगल राज पैदा कर दिया, और जंगल राज के साथ साथ अनार्की के साथ साथ, जिसे हम कहें कि कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, और इसके साथ साथ यहाँ पर उद्योग के नाम पर अपहरण उद्योग शुरू हो गया। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं, मैंने देखा है डॉक्टरों का गायब हो जाना, अपहरण हो जाना, वकीलों का अपहरण हो जाना, अपने क्लिनिक से निकल करके उनके ऊपर गोली दाग देनी। कितने डॉक्टरों ने अपना जीवन, लीला उनकी समाप्त हो गई। हमारे प्रोफेशनल्स को पकड़ पकड़ करके ले जाना, हमारे व्यापारियों को पकड़ करके ले जाना, और बड़ी बड़ी रकम की फिरौती मांगना। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ जो सच्चाई है, कि इन फिरौतियों का जो धंधा होता था, इन फिरौतियों की जो बातचीत होती थी, यह भी मुख्यमंत्री निवास में हुआ करती थी। ये भी याद है। हमने ये भी देखा कि गाड़ी चोरी हो गई, और जब गाड़ी की चोरी की याचना करने के लिए जब मुख्यमंत्री के घर गए, तो मुख्यमंत्री के घर में ही वो गाड़ी लगी हुई थी।
पत्रकार भाइयों, मेरी बात को नोट कर लेना। मेरी बात अगर गलत निकले तो फिर आपने बताना। मैं सब बातें चश्मदीद गवाह के रूप में बता रहा हूं आप। ये बिहार आपने देखा, ये बिहार आपने देखा, हमने वो भी बिहार देखा। आज ये तेजस्वी यादव पलायन की बात करते, पलायन की बात। अरे तुम्हारे पिताजी का स्टेटमेंट है कि हमारा बिहारी अंगोछा पहन के जाता है और टाई सूट पहन के लौटता है। तुमने बिहारियों को कितने हद तक पहुंचा दिया था, इसको याद करो, जो आज पलायन की समस्या पर चर्चा कर रहे हो। क्या तुम पलायन की बात करते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि तुम्हारे चलते लोगों को पलायन करना पड़ता था। आज तुम पलायन की समस्या की चर्चा कर रहे हो। इसलिए मित्रों, अगर मैं इसमें 15 वर्ष के जंगल राज की बात करूं तो हमारे सामने सब कुछ देखने को मिलता है और वो आप सबके सामने है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं और मैं बार बार बोलता हूं, देखो, जब तक तकलीफ को याद नहीं रखोगे, जब तक सुख का आनंद नहीं ले पाओगे, जब तक तुम अंधकार के त्रासदी को नहीं पहचानोगे, तब तक उजाले का रस नहीं ले पाओगे और उसका आनंद नहीं ले पाओगे। जब तक आप अमावस्या की अंधेरी रात को नहीं पहचानोगे, तब तक पूर्णमासी का स्वाद नहीं ले पाओगे। जब तक रात की तकलीफ को नहीं समझोगे, तब तक सूरज के उजाले को समझ नहीं पाओगे। और इसलिए मैंने आपको ये जंगल राज के बारे में बात बताया कि बिहार को किस हालत में पहुंचाने का काम लालू यादव, राबड़ी यादव और उनके परिवार ने किया। ये अपने ध्यान में रखना। जब आप 6 तारीख को चुनाव में जा रहे होगे तो इसको हमेशा ध्यान में रखना। ये अंधकार में युग याद रखोगे, तभी जाकर के तुमको अच्छे युग की याद आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली। भारत की राजनीति किस नाम पर चल रही थी? परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण, अपीजमेंट, वोट बैंक की राजनीति। इसको जोड़ो, उसको जोड़ो, इसको तोड़ो, इसको जोड़ो, इसी की राजनीति चल रही थी। बताइए मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये मोदी जी आए तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को अक्षरशः अगर किसी ने इंप्लीमेंट किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये भी हमको ध्यान रखना और उन्होंने इसको लागू करके दिया। और कैसी सरकार बनाई? प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिव, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। आज मैं खड़ा होता हूं, मैं आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखता हूं। हमारे अवधेश बाबू खड़े होंगे, वो आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। 3-3 बार के विधायक हैं, पूरी ताकत से। आज हाजीपुर आने में मुझे जाम के बावजूद भी 1 घंटे के अंदर, 45 मिनट के अंदर मैं पहुंच गया। और मैंने वो भी दिन देखा है जब मैं एलसीटी घाट के बच्चा बाबू के घाट पर जाया करता था और बच्चा बाबू के घाट पर जाकर के स्टीमर पकड़ा करता था और वहां से फिर गंगा पार किया जाता था। फिर जूता उठा करके दलदल में से होते हुए निकल करके सड़क पर आता था और तब वहां से बस पकड़ करके हाजीपुर आता था। ये दिन भी मैंने देखा। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? मैं जमीन की बात बोल रहा हूं कि नहीं? आज गांधी सेतु के बगल में बगल का एक जेपी सेतु, उसके बगल में एक और सेतु, 6 पुल बन रहे हैं इसके ऊपर, 6 पुल गंगा के ऊपर, सिर्फ पटना और हाजीपुर, सोनपुर और सारे इलाके को जोड़ने के लिए। बोलो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एलिवेटेड रोड बने हैं कि नहीं बने हैं? पटना की शक्ल बदली है कि नहीं बदली है? हाजीपुर की शक्ल बदली है कि नहीं बदली है? अब आपका केला तुरंत पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? इंटरनेशनल मार्केट तक जाने की ताकत रखता है कि नहीं रखता है? यह बदलने की स्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसको हमको समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। अगर मैं दुनिया की बात करूं तो भारत
पहले क्या था, 10 साल 11 साल पहले क्या था, और बिहार के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन भारत की स्थिति भी क्या थी, हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में आते थे, फ्रेजाइल 5, और हम 11वें नंबर की इकोनॉमी थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। ये हमारी ताकत है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ गया है। मोबाइल फोन, पहले 92% मोबाइल फोन बाहर से आते थे। आपके पास 11 साल पहले जो मोबाइल होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन जापान, मेड इन इंडोनेशिया। आज आपके मोबाइल पर, एप्पल पर भी लिखा है मेड इन इंडिया। आज 98% मोबाइल भारत में बन रहे हैं। भारत आज स्टील में 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया है, स्टील बनाने में 2रे नंबर का देश है। आज हम अगर कोल में देखें तो हम 4थे नंबर पर खड़े हैं। अगर हम टॉय इंडस्ट्री में देखें, आपको मालूम है कि एक समय में हम चीन से, हमारे दीपावली में भी गणेश भगवान चीन के बन करके आते थे टॉय इंडस्ट्री में। आज हम टॉय इंडस्ट्री में हमारे पास हम 40% की हमारी वृद्धि हुई है। और टॉय इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आज भारत 3रे नंबर का मार्केट बन गया है, 3रे नंबर। बताइए गांव गांव में मोटरसाइकिल है कि नहीं है, 100 के हिसाब से है कि नहीं है, गाड़ियां पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं। 3रा सबसे बड़ा लार्जेस्ट मार्केट आज भारत है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो बोलते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, गरीबी गरीबी, अरे भैया जेब में पैसा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैसा है, तब ये ना खरीद रहे हो गाड़ी, तब ये ना खरीद रहे हो मोटरसाइकिल। ये आर्थिक इकोनॉमी को हमको समझ लेना चाहिए। और हम ऑटो मार्केट में, और जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन है वो 1.51 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। जो देश 11 साल पहले बुलेट प्रूफ जैकेट जिसके पास नहीं था, आज वो 1,51,000 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है डिफेंस का। ये हमको आत्मनिर्भर भारत को समझ लेना चाहिए। और हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट 3000% बढ़ा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से आपको खुशी होगी कि रशिया में आज जो सैनिक जूता इस्तेमाल कर रहा है वो बिहार का बना हुआ है, हाजीपुर का बना हुआ है। ये भी आप देखें, उस पर हाजीपुर का मार्का है। बोलिए बदलता बिहार है कि नहीं है, बदलता भारत है कि नहीं है, ये पूर्णमासी है कि नहीं है, ये उजाला है कि नहीं है, ये अंधकार से निकले हो कि नहीं निकले हो। तो इस बात को 6 तारीख को अवधेश कुमार जी को याद करके कमल के फूल पर बटन दबाना, इसको याद रखना। आज 88% भारत का डिफेंस का एम्यूनिशन, यानी हमारा असला, ये 88% आज भारत बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने लगा है। और ब्रह्मोस मिसाइल तो आपको मालूम ही है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने क्या तूफान खड़ा किया। हम पाकिस्तान के किसी भी शहर के किसी भी घर पर अपना बम पहुंचा सकते हैं और उसको ध्वस्त कर सकते हैं। ये ताकत आज भारत की हो गई है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और एक समय याद करो, जब 26/11 मुंबई में हुआ तो भारत का गृह मंत्री बोल रहा था कि हम विदेशी प्रेशर में आकर के हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। एक ये गृह मंत्री थे और एक प्रधानमंत्री हमारे हुए जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के पहले बोला था तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। जब एयर स्ट्राइक हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती तो की है, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, घर में घुस करके मारेंगे, ये बताया।
और जब पहलगाम की घटना घटी तो आपके बिहार में समस्तीपुर में आकर प्रधानमंत्री ने कहा था, क्या कहा था कि कल्पना भी नहीं होगी उस तरीके का जवाब तुमको मिलेगा, और वह जवाब मिला, वो भी हमको मालूम है। तो इस तरीके से आज बदलता भारत है। यूएस का एम्बेसडर ने कहा कि 26/11 के बाद जो ताकत थी, मनमोहन सिंह ये ताकत नहीं जुटा पाए कि पाकिस्तान के खिलाफ वो लड़े, और उनको डर था कि न्यूक्लियर लड़ाई होगी, और इस कारण से वो उससे बचने का प्रयास किया। ये भी हम सबके सामने मालूम है। इसलिए हम अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या विकास की बात करें तो हम सबको ध्यान में आता है कि आज किस तरीके की स्थिति से खड़ी है। अगर हम आर्थिक जगत की बात करें, कोई दुनिया का ऐसा इकोनॉमिक फोरम नहीं है जिसने भारत के अर्थव्यवस्था की तारीफ न की, जिसने नहीं कहा हो कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो गई है। और अभी बिल गेट्स ने कहा कि भारत की में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में बहुत बड़ी गिरावट आई है, बहुत कमी हुई है, दुनिया से ज्यादा तीव्र गति से कमी हुई है, ये कहा गया है। लैंसेट एक रिपोर्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ मैगजीन कहा जाता है, उसने बताया है कि आयुष्मान भारत के कारण भारत में आज गरीब आदमी कैंसर का पेशेंट 30 दिन के अंदर उसका इलाज शुरू हो जाता है। इस तरीके की व्यवस्था भारत में खड़ी हुई है, यह भी ला करके कहा गया है। मित्रों, मैं जब नेतृत्व की बात करता हूं तो मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये विकास से जुड़ा हुआ विषय है। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, मुझे सौभाग्य मिला है प्रदेश का भी स्वास्थ्य मंत्री रहने का और देश का दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री बनने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरीके से बदला हुआ भारत है। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 साल लगते हैं। इस देश में डिप्थेरिया की दवा को आने में 28 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवा को आने में 30 से 35 साल लग गए। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जिसको आप लोग बोलते रहे मुजफ्फरपुर का लीची खा करके हो जाता है, याद है, दिमागी बुखार, उसकी दवा को आने में 100 साल लग गए। 100 साल। 1906 में जापान में दवा बनी थी, 2006 में भारत में पहुंची, 100 साल लग गए। और इसी देश के अंदर 2020 के 17 फरवरी को पहला कोरोना का केस आया और 27 अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को कोरोना के खिलाफ। और ये भारत ही था जिसने डबल डोज विथ बूस्टर 220 करोड़ डबल डोज और डिजिटली सर्टिफिकेट लिया। अमेरिका में भी कागज का सर्टिफिकेट मिलता था, डिजिटली सर्टिफिकेट लिया और दुनिया का सबसे तेज गति से वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगर हुआ तो वो भारत में हुआ। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। और हमने 100 देशों को वैक्सीन मैत्री में वैक्सीन पहुंचाया। आज मुझे किसी विदेश में जाना पड़ता है तो सबसे पहला वाक्य वहां का प्रधानमंत्री, वहां का राष्ट्रपति, वहां का स्वास्थ्य मंत्री बोलता है, मेरे मोदी जी को धन्यवाद दीजिएगा जिन्होंने कोरोना में हम लोगों को बचाया। 100 देशों को हमने वैक्सीन पहुंचाई, 48 देशों को वैक्सीन मुफ्त दी है, मुफ्त। भारत अब लेने वाला भारत नहीं है, अब देने वाला भारत बन गया। ये भी हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए मित्रों, अगर मैं कोविड की बात करूं, अगर मैं किसी और चीज की बात करूं, बहुत से विषय हैं जिनको मैं रख सकता हूं, लेकिन मैं अभी आपके सामने सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, ये सारी मैंने आपके सामने उजाले की तस्वीर बताई। आप बताइए, मेरा बचपन तो तब गुजरा, पटना में ही गुजरा, जब चीनी राशन का था, जब चावल राशन का खाते थे, सब पर कंट्रोल था। घी के नाम पर डालडा मिलता था, वो भी कंट्रोल का। हमने ये दिन देखे, गेहूं कंट्रोल का मिलता था, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, राशन की दुकान में आया कि नहीं आया।
हैं? हाँ, सीमेंट भी कंट्रोल में बिकता था। यह स्थिति थी, यानी कंट्रोल राज था। आज अगर मैं देखूं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को, जिसमें से 8 करोड़ की जनता, लगभग 10% बिहार की जनता है, जिसको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जा रहा है। और भारत के 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। ये बदलता भारत है जिसको हमको समझना हो। इसलिए विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक पर एक काम हुए हैं जिसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। आयुष्मान भारत, लगभग 4 करोड़ लोग बिहार के, 4 करोड़ 45 लाख लोग आज 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उनको मिला है और वह गरीब गंभीर बीमारी से इलाज करा सकते हैं। आप सब लोग, अवधेश बाबू आप भी 3 बार के एमएलए हैं, आपको याद होगा कि आप सब लोग हमको चिट्ठी लिखते थे कि प्रधानमंत्री जी से मांगिए, मेरे इलाके में किसी का बाईपास होना है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को कुछ हो गया है, इसके लिए इलाज की पैसे नहीं है, इसका जमीन बिक जाएगा, इसका घर बिक जाएगा, इसका फलाना बिक जाएगा। और बुजुर्ग लोग क्या बोलते थे कि छोड़ दो, मेरे जाने का समय आ गया है, मेरे पर पैसा खर्च करोगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे करोगे, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करो, मेरा टाइम जैसा है मैं लग जाएगा, हम देख लेंगे। आज मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के हर माँ, हर बुजुर्ग, हर भाई, हर बहन, किसी भी जाति का हो, किसी भी आमदनी का हो, 5 लाख रुपए का उसको हेल्थ कवर दिया है। और 62 करोड़ लोगों को, 45% की आबादी से ज्यादा लोगों को, 62 करोड़ लोगों को 5 साल का हेल्थ कवर देने का काम किया। उज्ज्वला योजना, हर घर नल, हर घर जल, 1 करोड़ 16 लाख लोगों के घर में नल का जल पहुंचा है। बोलो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? सड़कें बनी है कि नहीं बनी है? आज से 20 साल पहले मैं जब इलेक्शन में बिहार में आता था तो हमें पता नहीं चलता था कि पगडंडी पर गाड़ी चला रहे हैं या खेत में चला रहे हैं, कोई पता नहीं चलता, कोई पता नहीं चलता था। आज बताइए, ग्रामीण सड़क बन गई कि नहीं बन गई? गांव-गांव में पक्की सड़क पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? अब पहले क्या, अब क्या डिमांड है कि मेरे घर तक सड़क पहुंच जाए, है कि नहीं डिमांड? अब हम जब एमएलए थे तो हमसे लोग बोलते थे अब मेरे घर तक सड़क पहुंचा दो, तो मैं बोलता था बुरा मत मानो, ये विकास की कहानी है। आज से 10 साल पहले ये गांव के लिए सड़क मांगते थे, आज ये घर के लिए सड़क मांग रहे हैं। ये विकास की कहानी है, इसको समझो, ये समझो विकास की कहानी है। इसलिए इस तरीके से विकास को आगे बढ़ाया। और बिहार की बात अगर मैं कहूं, बिहार में रेल पर 10 गुना ज्यादा बजट पिछले 10 साल में खर्च हुआ। आज अगर हम बात करें तो 144 वंदे भारत ट्रेन में 20 वंदे भारत ट्रेन बिहार में चल रही हैं, बिहार से चल रही हैं। 30 अमृत स्टेशन वाले जो ट्रेन है 30, ये 30 ट्रेनें जो हैं ये बिहार से ओरिजिनेट हो रही हैं और 98 अमृत स्टेशन बिहार में बन रहे हैं। मेरी बात नोट कर लेना, जब ये 98 रेलवे स्टेशन बन जाएंगे तो ये 98 रेलवे स्टेशन आपको एयरपोर्ट से कम नहीं दिखेंगे। एयरपोर्ट जैसे चकाचक ये रेलवे स्टेशन बनेंगे, इस तरीके का काम चल रहा है। पटना में एयरपोर्ट बन गया कि नहीं बन गया? 1200 करोड़ रुपए का बना कि नहीं बना? बीटा में एयरपोर्ट पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 1400 करोड़ रुपए का। 5 एयरपोर्ट बिहार में बन गए कि नहीं बन गए? अगली बार जब मैं वोट मांगने आऊंगा तो 10 एयरपोर्ट पर काम चल रहा होगा, 10 नए एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। इस तरीके से बदलता बिहार है। आप बताइए, दरभंगा को मैंने एम्स दिया कि नहीं दिया? मैंने मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया? 1200 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पटना में एम्स बना दिया कि नहीं बना दिया? आप बताइए, मुजफ्फरपुर में कैंसर सेंटर बनाया कि नहीं बनाया? सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाए कि नहीं बनाए? हर तरीके से विकास करने का काम। यहाँ प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, रांची मेडिकल कॉलेज यही खुले थे।
आज 27 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 27 मेडिकल कॉलेज। महुआ, वहां भी मेडिकल कॉलेज। तो इस तरीके से विकास के काम को तरजीह दी गई है, यह भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए बिहार को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं अगर बताने लगूं तो लंबी लिस्ट है, लेकिन दरभंगा आमास एक्सप्रेसवे ये भी बहुत तीव्र गति से इसका भी काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये महिला सशक्तिकरण का जो काम हुआ है, 10,000 रुपये लगभग 75 लाख बहनों के खाते में पहुंचाना और 2 लाख रुपए का आगे व्यवस्था करना, इस तरीके की व्यवस्था होगी। बोलो ये महिला सशक्तिकरण है कि नहीं है? गांव-गांव में जाके बताना है कि नहीं बताना है कि महिलाओं की परिस्थिति में परिवर्तन और वो स्वरोजगार की ओर बढ़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, ये बताना है कि नहीं बताना है। उसी तरीके से यूथ कमीशन बनाया कि नहीं बनाया, उसी तरीके से अपंग और हमारे ओल्ड एज लोगों की 1100 उनकी पेंशन की कि नहीं की, उनको विकास के साथ जोड़ा कि नहीं जोड़ा। तो इसलिए बिहार में जिस तरीके से उजाला का समय अभी आया है, इस उजाले को संभाल के रखना ये आपकी जिम्मेवारी है। और उसके लिए अगर वो संभालना चाहते हो तो अवधेश बाबू को संभाल लेना, इसकी चिंता कर लेना, ये आपसे मैं निवेदन करूंगा। मित्रों, आपकी बात सही जगह पर पहुंचा दूंगा। ठीक है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, ये तो मैंने आपको उजाला दिखा दिया। अंधकार याद रखना है कि नहीं रखना है? आरजेडी का मतलब क्या होता है ना? आर फॉर रंगदारी, जे फॉर जंगल राज और डी फॉर दादागिरी। यही काम, रंगदारी करना, दादागिरी करना, जंगल राज स्थापित करना, इसमें अपने आप को अच्छा समझना। जब मीसा की शादी हुई तो क्या किया, टाटा के शोरूम से गाड़ी लेकर के ले गए। बोलो ये जंगल राज था कि नहीं था? बोलो विश्वास की पत्नी के साथ जो कुछ हुआ वो जंगल राज था कि नहीं था? बोलो जो डिप्टी कमिश्नर के साथ, डीएम के साथ हुआ वो जंगल राज था कि नहीं था? बोलो ये दिन दिहाड़े लोगों को अपहरण करना ये जंगल राज था कि नहीं था? लालू ने माफी मांगी आज दिन तक? तेजस्वी ने माफी मांगी कभी? राबड़ी ने माफी मांगी? आज भी ये शहाबुद्दीन के बेटा ओसामा को टिकट देते हैं। अभी भी इनकी मानसिकता गुंडों की है, याद रखना, ये गुंडागर्दी को परिसर देने वाले। इसलिए इनको घर बैठाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये 2 साहबजादे वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, आजकल बोलते नहीं है वोट चोरी। ये तो ऐसा हुआ कि जो अपने खीसे में चोरी रखी हुई थी पकड़ा गए तो चुपचाप भाग गए, अब चर्चा भी नहीं करते। मित्रों, ये घुसपैठियों के आधार पर सरकार बनाने चले थे। अब मेरा आह्वान है, घुसपैठिए सरकार बनाएंगे कि बिहारी सरकार बनाएगा? कौन बनाएगा? तो बिहारी सरकार बनाएगा तो इन घुसपैठियों को, जो अमित शाह जी ने बोला है, पहले डिटेक्ट, फिर डिलीट, फिर डिपोर्ट। पहले डिटेक्ट करो। इस इलेक्शन कमीशन में डिटेक्ट हो गया। 2025 में वोटर हैं और 2020 में, 2002 में बापे का पता नहीं है, मां का पता नहीं है, न घर का पता, न वोटर है, और 2025 में वोटर बन गया। बोलो ऐसे वोटर को रहने देना है क्या? ये घुसपैठिए हैं कि नहीं है? इनको डिटेक्ट करना था कि नहीं करना था? अब क्यों नहीं बोलते कि इनका वोट बनाओ? जब 17,000 37,000 वोट कट गए तो अब क्यों नहीं चिल्लाते हैं? जब मांगा डीएम ने लाओ सर्टिफिकेट, लाओ सर्टिफिकेट, लाओ सर्टिफिकेट। अरे अगर हम वोटर हैं तो मेरे पिताजी 2002 में होते ना वोटर, कहीं ना कहीं तो होते।
जब बापुए नहीं मिल रहा है तो बेटवा कहां से? बताइए आप, ये स्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए ये घुसपैठियों को सबक सिखाने का काम ये जो चल रहा है इसको हमको ध्यान में रखना है। और घुसपैठियों को बचाने के लिए जो 2 साहबजादे भाई भाई बन करके आए थे, इनको याद रखने का है कि ये घुसपैठियों के सहारे इस देश को चलाना चाहते हैं, इस सरकार को चलाना चाहते हैं। अभी तो बिहार में ही हुआ है, अभी सारे देश में होना बाकी है। सब जगह से पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर डिपोर्ट करेंगे। ये स्थिति है। तो इसलिए मित्रों, आप इस जो गुंडा राज से आपको फुर्सत मिली है, ये जो जंगल राज से आपको राहत मिली है, आज पटना भी दिल्ली का मुकाबला कर रहा है। फ्लाईओवर, गांधी सेतु, फलाना सेतु, ये ऊपर ट्रेन, नीचे रोड, इस तरीके की जो परिस्थिति बनी है इसको संभाल के रखना है और आगे बढ़ना। बताइए, मखाना बोर्ड अब बनाना, यूथ कमीशन अब बनाना, जीएसटी में छूट अब मिली ना, ये बताता है कि हम मखाना को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाने वाले हैं। हम भागलपुर सिल्क को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाने वाले हैं। हम मधुबनी की पेंटिंग को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाने वाले हैं। हम इस तरीके से बिहार का विकास करना चाहते हैं ताकि गांव में कलाकार जो बैठा है, जो हथकरघा से काम कर रहा है, उसको वहाँ पर अच्छा मानदेय मिले और वो आर्थिक विकास कर सके। इसकी हम स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इसलिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूँ कि आप सब लोग पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, हमारे हम पार्टी, हमारे आरएलपी पार्टी, सबको एलजेपी पार्टी, सबका सहयोग दे, एनडीए को मजबूत बनाएं, अवधेश बाबू को विधानसभा में पहुंचाएं, हाजीपुर को विकास की गति में आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों में देखिए मुझे सौभाग्य मिला है रामविलास पासवान जी से पहली कैबिनेट में उनके साथ काम करने का। वो हमारे बचपन सीनियर लीडर थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हाजीपुर को मुख्य धारा में लाया है। नाइपर यहाँ खुलवाया है, वो भी मेरे को ध्यान में है। मैं आऊँगा नाइपर घूमने के लिए और समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।